तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वीडियो बंद हो गई थी। चलो, तो अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लेते हैं। अब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी दैट असेट्स इज़ इक्वल टू, इसको थोड़ा सा स्पेस देना है क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। यहाँ पर अब जो वो आउटसाइड लायबिलिटी मैंने तुमको लिखवाया था ना, उसको तुम लायबिलिटीज़ कर लो एंड प्लस यहाँ पर करो कैपिटल, राइट। सो एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी, एंड टोटल लायबिलिटी में क्या हमको एक्सपेंड करना है, लायबिलिटीज इज प्लस कैपिटल, ठीक है। अब जैसे कि मैं तुम्हें एक ट्रांजेक्शन बताती हूँ। अच्छा, अब ट्रांजेक्शन मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं, मैं इलस्ट्रेशन तुम अपनी एनसीईआरटी की बुक ही ओपन करना इसके साथ में और वीडियोस को देखना, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये अकाउंटिंग इक्वेशंस कैसे पोस्ट की जा रही हैं यहाँ पर। पहली ट्रांजेक्शन जो थी क्या थी, इंट्रोड्यूस्ड ₹8 लाख एज कैश एंड ₹50,000 बाय स्टॉक, ठीक है। सिंपल ट्रांजैक्शन, बहुत सिंपल है। जैसा कि हमेशा हम ऑब्वियस है बिज़नेस शुरू करेंगे तो फिर कैश की तो ज़रूरत होगी। कोई ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ कैश के साथ ही अपने बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। हम कैश इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम बिल्डिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम लैंड, कंप्यूटर, फर्नीचर, बैंक बैलेंस के साथ भी हम शुरू कर सकते हैं। जैसे कि 1 लाख रुपये बिज़नेस शुरू करते हैं तो 50,000 कैश में है और 50,000 हम अपने बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। वो 50,000 भी हम बिज़नेस के काम में ही यूज़ करेंगे। तो किसी भी तरीके से हम बिज़नेस की शुरुआत हो सकती है, कोई सिंपल सिर्फ कैश से ही नहीं शुरू हो सकता बिज़नेस। तो एसेट्स, अब पहली ट्रांजैक्शन क्या है, इंट्रोड्यूस्ड 8 लाख एज कैश एंड 50,000 बाय स्टॉक, जैसे इसने स्टॉक भी लिया हुआ है। तो हमें ये देखना होता है इसमें कि ये दो साइड क्या इफ़ेक्ट आया है। देखो, एक तरफ क्या हो रहा है हमारा, एक तरफ तो बिज़नेस में क्या हो रहा है, कैश इंक्रीज़ हो रहा है, कैश आ रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, स्टॉक भी बढ़ रहा है। और ये दोनों हम कहाँ लगा रहे हैं, हम बिज़नेस में लगा रहे हैं, यानी बिज़नेस की क्या हो रही है, कैपिटल भी बढ़ रही है। कैपिटल क्या होती है, वही मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, द इनिशियल अमाउंट बाय विच वी स्टार्टेड आवर बिजनेस इज़ नोन टू बी एज कैपिटल। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इनिशियल अमाउंट ही हो, शुरुआती ही हो, हम साल के कभी भी बीच में भी मिड में भी हम अपनी कैपिटल फिर से कुछ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने बिजनेस में। तो इसमें कैश और स्टॉक दोनों एक तरीके से बिजनेस में पहली अमाउंट यूज़ की गई है वो कैपिटल है। तो हम यहाँ पर, अच्छा दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो हमने यहाँ पर ये देख ली कि टू साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ है, एक तो कैश और स्टॉक आ रहा है, दूसरा कैपिटल बढ़ रही है। एक तो कैश और स्टॉक इंक्रीज़ हो रहा है, एक कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है। दूसरा क्या देखना होता है हमको कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। तो एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, हमें क्या देखना है। देखो, कैश एसेट का पार्ट होता है तो ये एसेट है, स्टॉक एसेट का पार्ट होता है यानी ये एसेट है, कैपिटल लायबिलिटी का पार्ट होता है तो ये लायबिलिटी है। ऐसे हमको पकड़नी है चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद पोस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन हम पहले से ही जानते हैं, LHS इज इक्वल्स टू RHS होता है। तो एसेट्स जो हैं हमारी, उनको एसेट साइड पर डाल दो, जो लायबिलिटी है दैट मीन्स कैपिटल, उसको लायबिलिटी साइड पर पोस्ट कर दो, ठीक है। तो अब हम पोस्ट करेंगे, जैसे पहले में कैश आ रहा है और स्टॉक आ रहा है ना, तो एसेट्स में हमको मेंशन करना होगा कैश भी है और प्लस क्या है, स्टॉक भी है। कैश भी है और स्टॉक भी है, और ये बराबर क्या हो जाएगा, अब लायबिलिटी तो कुछ आ ही नहीं रही है, इसमें भी कुछ मेंशन नहीं करना, इसमें भी नहीं करना। तो कैश कितना आ रहा है, 8 लाख, मैं इसमें ऐसे लिख देती हूँ 8 लाख आ रहा है। स्टॉक कितना आ रहा है, 50,000 का स्टॉक आ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में इस इक्वल्स टू का साइन बनाएंगे, लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, प्लस कैपिटल हमारी, इन दोनों को ऐड करके 8 लाख हो जाती है, सॉरी 8,50,000 हो जाती है। फर्स्ट लाइन के बाद हम कोई लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, सेकंड लाइन के बाद में लाइन ड्रॉ करेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कहती है, परचेज्ड प्लांट फॉर 3 लाख। अब क्या होता है इस केस में 3 लाख का एक प्लांट परचेज़ किया जा रहा है। तो देखो ऑब्वियस है, हम कोई शॉप पर कोई भी कमोडिटी को परचेज़ करने के लिए जाएंगे, वो हमारे पास में आएगी तो वो इंक्रीज़ हो गई। दूसरा क्या, बाई पेइंग ₹15,000 इन कैश, तो हम कैश में दे रहे हैं उसको, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। सिंपल, बहुत सिंपल है कॉमर्स। उसके बाद तो ये देखो कि जब प्लांट हम खरीद रहे हैं 3 लाख रुपए का,
और उसको कैश देंगे सिर्फ 15,000, तो मान जाएगा क्या? वो नहीं मानेगा बिल्कुल, वो बोलेगा और दो। तो हम उसको बोलेंगे कि हमारे पास अभी कैश नहीं है, आप हमारा उधार कर लो। क्या बोलेंगे हम उसको? उधार कर लो। तो वो उधार क्या है? हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो जिस पर्सन से करेंगे वो क्रेडिटर है, तो वो भी बढ़ जाएगा। क्यों? वो हमसे मांगेगा पैसे, तो क्रेडिटर इंक्रीज़ हो रहे हैं। दैट मीन्स हमारी क्या? लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो एक इफ़ेक्ट तो हुआ, प्लांट हमारे पास आ गया 3 लाख का, कैश हमारा चला गया 15,000 का, लायबिलिटी बढ़ गई हमारी कितने की? इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा 2,85,000 आई थिंक, वो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, कैश डिक्रीज़ हो रहा है। ये हो गया फर्स्ट साइड। टू साइड पता चल गई हमको। सेकंड क्या देखना है कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। तो देखो, प्लांट जो है उसको बेच कर मैं कैश जनरेट कर सकती हूँ, ये एसेट है। कैश तो ऑलरेडी कैश में ही है, एसेट है। लायबिलिटी हमारी क्या है? क्रेडिटर सॉरी क्या है? हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, अब हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में इस चीज़ को पुट कर लें। देखो, एसेट में मैंने कैश लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो कैश में से कितना कम हो गया? 15,000। तो इसको 15,000 कम कर दो। कम करने के लिए हम ब्रैकेट का साइन बनाते हैं, कभी भी माइनस नहीं लिखना है, प्लस। अब देखो, ये जो लाइन आ रही है ना, ये स्टॉक की लाइन आ रही है, तो इसमें मैं कोई भी अमाउंट नहीं लिखूंगी। तो दूसरी एसेट क्या थी हमारे पास में? प्लांट था, तो प्लांट को कहाँ मेंशन करेंगे? तो उसके लिए अलग से हम लिख लेंगे प्लांट। तो यहाँ पे प्लस है इसके बिल्कुल नीचे, और यहाँ पर प्लांट कितने रुपए का आ गया? 3 लाख का। ये नहीं करेंगे कि 15,000 रुपये पे किए तो प्लांट भी 15,000 का आएगा, प्लांट 3 लाख का ही रहेगा। इज इक्वल्स टू, लायबिलिटी बढ़ रही है, हाँ बिल्कुल बढ़ रही है लायबिलिटी, और लायबिलिटी का नाम क्या है? क्रेडिटर, क्योंकि बहुत सारी लायबिलिटीज़ होती हैं। क्रेडिटर कितने रुपए के बढ़ गए हमारे? 2,85,000 के, और प्लस क्या? कैपिटल कुछ इन्वेस्ट कर रहा है क्या? नहीं, ज़ीरो। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है बिल्कुल एकदम सीरीज़ में। अब देखो, एसेट्स में कैश है, स्टॉक है, प्लांट है, तो इन तीनों को अलग अलग से हमें टोटल करना है। 8 लाख में से 15,000 जाएगा, तो कितना बचेगा? आई थिंक 7,85,000 आएगी अमाउंट यहाँ पर। प्लस कर देंगे, स्टॉक है नेक्स्ट, तो स्टॉक की अमाउंट है 50,000। कोई भी कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक होती है ना, तो उसको तुम खुद करेक्ट कर लेना, क्योंकि मेरा कैलकुलेटर नीचे है, मैं ऊपर हूँ। अब प्लांट है 3 लाख का, तो 3 लाख लिख देंगे यहाँ पर प्लांट में। ठीक है, इज इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे। क्रेडिटर्स हमारे कितने के हैं? 2,85,000। वैसे हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन तो हमारे पास है। ये हो गया सेकंड का। अब ये देखो, 7,85,000, 50,000, 3 लाख, बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कह रही है हमारी? थर्ड ट्रांजैक्शन कहती है डिपॉजिटेड 6 लाख इनटू बैंक। बहुत इजी है, देखो इसको कॉन्सेप्चुअल समझना है सारी चीज़ों को। इसने क्या कहा है? देखो, डिपॉजिट किए हमने 6 लाख बैंक में, तुम्हारे पास में 6 लाख रुपए हैं, तुम्हारे पापा ने 6 लाख रुपए दिए तुमको, तुम जाती हो बैंक में तो डिपॉजिट करने के लिए, तो ये बताओ क्या तुम घर वापस लेकर आओगे 6 लाख को? बिल्कुल भी नहीं। तो कैश हमारा क्या हो गया? चला गया, कैश डिक्रीज़। लेकिन तुम पासबुक लाती हो, उस पासबुक में तुमने एंट्री देखी तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। यही दो ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट है, टू साइड इफ़ेक्ट, कैश डिक्रीज़, बैंक इंक्रीज़। अब हमें दूसरा क्या देखना होता है कि क्या एसेट है क्या लायबिलिटी। तो कैश हमारी क्या है? एसेट है, और बैंक भी हमारा क्या है? एसेट है, राइट। तो अब ज़रा हम इसमें ट्रांजैक्शन में हम अपनी पुट कर देते हैं। तो देखो, कैश के कॉलम में यहाँ से हमारे पास कितना कैश था? 7,85,000। बिल्कुल लॉजिकल सोचना है, जब मेरे पास में है मेरे कैश में 7,85,000 रुपये, तभी तो मैं 6 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट कर सकती हूँ ना। तो 6 लाख को यहाँ से कर दो माइनस, यहाँ पे प्लस का साइन बनाओ। ये स्टॉक वाली लाइन है, स्टॉक में है 0, ये प्लस वाली लाइन है, प्लस। प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक बैंक हमारा और ओपन हो जाता है। तो बैंक में लिख दो यहाँ पर एकदम सीरीज़ में नीचे, कितना? 6 लाख रुपए का बैंक आ गया। देखो, एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, तो इफ़ेक्ट 0 आ गया, तो यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। यानी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? बिल्कुल सही चल रही है। सॉरी, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, 0 आएगा। नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसी लाइन ड्रॉ की तो क्या अब हमें टोटल करना है, क्योंकि तो 7 लाख कैश का टोटल आ जाएगा, सॉरी कैश का टोटल आ जाएगा 1,85,000। स्टॉक वही हमारा 50,000 का रहेगा, और प्लस
मैं थोड़ी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दूँ। हाँ, तो प्लांट का रहेगा हमारा टोटल 3 लाख का प्लांट है, और बैंक का बैलेंस बढ़ गया है हमारा 6 लाख का, 6 लाख का। लायबिलिटी में क्रेडिटर हमारे वही 2,85,000 के हैं, और प्लस कैपिटल हमारा कितने का है, 8,50,000। ओके, और कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, फोर्थ सिर्फ इतना कह रहा है कि परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर। ऑब्वियस है, अब जब हम बिज़नेस शुरू करेंगे तो हमको फर्नीचर पर बैठ के काम करेंगे हम, है ना। तो जब हम फर्नीचर पर बैठ कर काम करेंगे तो हमें फ़र्नीचर ख़रीदना होगा। तो ऑफ़िस के लिए फ़र्नीचर ख़रीदा गया है 1 लाख रुपए का। तो जब ऑफ़िस के लिए हम फ़र्नीचर ख़रीदेंगे 1 लाख रुपए का, तो देखो क्या इफ़ेक्ट आएगा इसका। मैं गई शॉप पे, मैंने फ़र्नीचर ख़रीदा, तो मेरे पास में क्या आ गया, फ़र्नीचर इंक्रीज़ हो गया। लेकिन मैंने कैश, अब इसमें ये देखना है कि पेमेंट किसके थ्रू हुई। तो आगे लिखा हुआ है एंड मेड पेमेंट बाय चेक। किसके थ्रू पेमेंट की, चेक। तो देखो चेक के थ्रू जब भी हम पेमेंट करेंगे तो ऑब्वियस है पैसा बैंक से जाएगा, है ना। तो हमारा यहाँ पर बैंक कम हो जाएगा, ना कि कैश। कैश थोड़े गया है, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। फर्नीचर आ गया, बैंक बैलेंस कम हो गया। 2 इफ़ेक्ट हमने देख लिए। दूसरी चीज़ क्या देखनी है हमको कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। तो एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, इसमें देखो फर्नीचर ऑब्वियस बेच दो, पैसा आ जाएगा वापस, एसेट है। बैंक भी हमारा क्या है, एसेट है, हमारी संपत्ति है बैंक में। ये दोनों हमारी एसेट्स हैं। तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखो फोर्थ ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ये आएगा कि कैश तो हमारा गया नहीं, तो ज़ीरो। अब ये बेसिकली फोर्थ है, मैं छोटा सा लिख दूँ। स्टॉक कोई नहीं, स्टॉक हमारा कुछ भी नहीं है, ज़ीरो। प्लांट भी हमने परचेज़ नहीं किया है ना, हमने प्लांट नहीं परचेज़ किया, हमने क्या परचेज़ किया है, हमने फर्नीचर परचेज़ किया है। और फर्नीचर अलग एसेट होती है, प्लांट अलग एसेट होती है। इसके बाद कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है बैंक की। तो बैंक में से, क्योंकि हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया है, तो 1 लाख रुपए हमारे चेक में से कम हो जाएंगे। तो 1 लाख को यहाँ पर क्या कर देना है, माइनस, और माइनस के लिए ब्रैकेट का साइन बनाना है। फिर एसेट आ जाएगी 1 लाख रुपए की फर्नीचर, तो एसेट आ गई है, तो एसेट को ऐड कर दो। इज इक्वल्स टू क्रेडिटर ज़ीरो, कोई, क्योंकि हमने कोई उधार नहीं किया, कैपिटल भी हम कोई इंट्रोड्यूस अभी नहीं कर रहे हैं। इसको हम टोटल करेंगे फिर से। टोटल करने में कैश आ गया हमारा 1,85,000 ही है। स्टॉक है हमारा 50,000 का। प्लांट है 3 लाख का। अब देखो बैंक में से हमारे 1 लाख निकल गए, तो बचे कितने, 5 लाख। और फर्नीचर हमारा कितना आ गया, 1 लाख का। 2,85,000 यहाँ पर है, प्लस 8,50,000 यहाँ पर है। अब इसको मैं टोटल नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये 5 लाख है ना, ये 5 लाख है, ये 3 लाख है। 5 3 कितना होता है, 8 लाख। 8 9 10 लाख, 10,50,000। और ये आएगा, आई थिंक ये 10 लाख कैसे पहुँच गया है, 8 9 10, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, परचेज गुड्स। ऐसी ट्रांजैक्शंस काफ़ी आएंगी इसमें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ये कह रहा है कि गुड्स परचेज़ किए हैं। देखो जब हम इसे बहुत लॉजिकल समझना है, एक चीज़ तो वो है जो मैं अपने बिज़नेस के लिए ख़रीद रही हूँ। जैसे कि अगर हम एक कैसे एग्ज़ाम्पल दें इस चीज़ का, देखो इसको बहुत आराम से समझना। क्या कह रहा है ये, इसने ये कहा है कि गुड्स परचेज़ किए हैं। देखो एक तो वर्ड तुम्हारे सामने आएगा गुड्स, एक वर्ड तुम्हारे सामने आएगा कोई भी फर्नीचर, वो एग्जैक्ट एसेट वर्ड यूज़ कर रहा है, फर्नीचर, कंप्यूटर या मोबाइल, ठीक है, या कुछ भी, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, कुछ भी, वो चीज़ अलग होती है और गुड्स हमारे अलग हैं। गुड्स क्या हैं हमारे, गुड्स हमारे बेसिकली वही रॉ मटेरियल हैं। गुड्स हमारे वही रॉ मटेरियल हैं जिसकी हेल्प से हम अपना आउटपुट जनरेट करेंगे, देन उनको सेल आउट करेंगे। ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो ये वाला खर्चा है ये हम हर साल नहीं करेंगे, ये एग्जैक्ट उसी में जाएगा। तो जितना जो भी रॉ मटेरियल होता है वो उसको गुड्स बोलेंगे, और वो गुड्स हमारा स्टॉक माना जाएगा।
गुड्स हमारा क्या माना जाएगा, स्टॉक, जब तक कि हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अब देखो, अब इन्होंने क्या परचेज़ किया, स्टॉक, गुड्स परचेज़ किया। तो मैंने बता दिया कि गुड्स कहाँ पे ट्रीट करेंगे, हम स्टॉक ट्रीट करेंगे। तो गुड्स हम परचेज़ कर रहे हैं तो स्टॉक हमारा क्या हो गया, इनक्रीज़ हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या आ रहा है, अब ऑब्वियस हमने जब परचेज़ किया है तो हमें पेमेंट करनी होगी। अब पेमेंट कैसे की है हमने, वो देखो, 80,000 का सामान ख़रीदा है कैश में। इसने ये नहीं बोला कि गुड्स ही 80,000 के हैं, इन्होंने बोला है परचेज गुड्स वर्थ ₹80,000 फॉर कैश, यानी 80,000 जो गुड्स खरीदे वो खरीदे कैश में। ठीक है, तो एक तो कैश चला गया हमारे पास से 80,000 का, दूसरा और दूसरे गुड्स खरीदे 35,000 के, और दूसरे गुड्स खरीदे 35,000 के, और वो खरीदे हैं हमने क्रेडिट पे यानी उधार पे। उधार पे खरीदे हैं तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पर समझो, यहाँ पे स्पेस है काफ़ी। एक तो हमने ख़रीदा स्टॉक, तो स्टॉक आ गया हमारा। स्टॉक को ख़रीदने के लिए जिसको मैंने क्या बोला, जिसको मैंने गुड्स का नाम दे दिया, मतलब गुड्स है लेकिन स्टॉक में लिखना है उसको। दूसरा क्या कि इस स्टॉक को ख़रीदने के लिए कैश दिया, तो कैश माइनस कर दो। बाकी का बैलेंस हम चेक में नहीं दे रहे हैं, हम दे ही नहीं रहे हैं, बाद में देंगे, तो वो क्या है, क्रेडिटर बढ़ रहे हैं। क्रेडिटर हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अब अमाउंट देख लेते हैं। जो हम कैश में ख़रीद रहे हैं गुड्स, उनकी अमाउंट है 80,000। जो हम क्रेडिट पे ख़रीद रहे हैं गुड्स, उसकी अमाउंट है 35,000। यानी ये चीज़ देखो कि हमने टोटल कितनी अमाउंट का गुड्स परचेज़ कर लिया है ना। टोटल हमने कितने अमाउंट का गुड ख़रीदा है, कितने अमाउंट की इन्वेंट्री ख़रीदी है, 8 + 3 11 + 5 1,15,000 का। हमने कितने का गुड्स खरीद लिए, 1,15,000 की। तो स्टॉक तो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है 1,15,000 से। कैश गया लेकिन सिर्फ 80,000, और उधार हो गया हमारा 35। जो क्रेडिटर है वो होती है लायबिलिटी, जो कैश है वो होती है एसेट, स्टॉक है, इन्वेंट्री है, गुड्स है, सब इसी के नाम है एसेट। एंट्री लिखते हैं, ट्रांजैक्शन 5th एंट्री है। इसको हम कैसे इक्वेशन में पोस्ट करेंगे, देखो कैश में से हमारा चला गया कितना, 80,000 रुपये, माइनस कर दो, माइनस के लिए ब्रैकेट बनाना है। स्टॉक आ रहा है हमारे पास में कितना, 1,15,000 रुपये। ठीक है, प्लांट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ नहीं। बैंक पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ नहीं। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ नहीं। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, दूसरा पड़ रहा है यहाँ, क्रेडिटर बढ़ गए हमारे, कितने के, हमारे क्रेडिटर बढ़ गए हैं 35,000 के। ठीक है, 35,000 के हमारे क्रेडिटर बढ़ गए। कैपिटल पे कोई इफेक्ट हुआ नहीं, इसको 0। अब फिर से एक लाइन ड्रॉ करो, और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद 1,85,000 में से 80,000 जाएगा तो 1,05,000 बचेगा, प्लस 50,000 तो पहले से ही स्टॉक था, 1,15 का हमने और ख़रीद लिया, तो 1,65,000 का हमारे पास में टोटल अब स्टॉक है। प्लांट हमने कुछ नहीं ख़रीदा फ़िलहाल, 3 लाख का ये। अच्छा, तुम ऐसे वर्ड में मत लिखना इसको, मैं ही लिख रही हूँ इसको, ठीक है। 3 लाख का है। बैंक में कितना पैसा है हमारे पास में, फ़िलहाल सिर्फ 5 लाख है, और प्लस फर्नीचर हमारे पास में कितना है। अच्छा, इसमें ऐसे में ना प्रॉब्लम आती है, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को लैंडस्केप फॉर्म में करना है। तो कल अगर मैं कोई क्वेश्चन तुम्हें पूछना होगा तो मैं उसको फिर वैसे लैंडस्केप फॉर्म में पेज रख कर उससे समझाऊंगी, मैं भूल गई वैसे करना। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों की टोटल कितनी आ जाएगी, 3,20,000 रुपये, और प्लस हमारा कैपिटल है ही 8,50,000 रुपीज़। अब देखो, अब हमारा आता है नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये 50। अब आती है हमारी 6th एंट्री। 6th एंट्री क्या कह रही है हमारी, देखो 6th एंट्री को पढ़ेंगे जब, वो कह रही है गुड्स अमाउंटिंग 45,000 वो सोल्ड। अब हमने क्या किया, बेच दिए सामान को। ठीक है, हमने जब बेचा तो देखो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना सिर्फ, कि जब हम कभी कोई कमोडिटी को सेल करते हैं, ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कोई 10 रुपये का सामान बनाया, मैंने कोई 10 रुपये का सामान बनाया, मैन्युफैक्चर किया,
तो मैं उसको कभी भी 10 पर थोड़े बेचूँगी जब तक कि कंडीशन ख़राब ना हो। 10 पर वो नहीं बेचना है मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे क्या कमाना है? मुझे कमाना है प्रॉफिट। तो सेल के टाइम पर हमें प्रॉफिट को ध्यान में रखना है। तो 10 रुपये का जो सामान है अगर मैं उसको 12 रुपये पर बेचती हूँ तो गुड्स मेरे कितने के कम हो गए? देखो, जो गुड्स हैं वो तो 10 रुपये के कम हुए हैं, लेकिन पैसे मुझे कितने मिल रहे हैं? 12 रुपये मिल रहे हैं। ध्यान से समझना। स्टॉक यानी गुड्स जो मैंने बनाए वो सारे, मैंने क्या बोला था पहले तुमको कि जो स्टॉक है, ध्यान से सुनना, जो स्टॉक है वो 3 तरीके का होता है। या तो वो रॉ मटेरियल का हो, या वो वर्क इन प्रोग्रेस का हो, या वो फिनिश्ड गुड्स का हो। तीनों तरह के स्टॉक को हम एक ही कैटेगरी में डाल रहे हैं स्टॉक में। तो इसीलिए चाहे मैं गुड्स बेचूं तब मैं इसमें से माइनस करूंगी, या मैं कोई गुड्स परचेज़ कर रही हूँ तो इसी में परचेज़ में इसी स्टॉक में ऐड कर देना। परचेज़ होगा तो स्टॉक में ऐड कर देंगे, अगर सेल हो रहा है तो इसी में से माइनस कर देंगे। ठीक है, स्टॉक में से। तो अगर मैंने कोई 10 रुपये का प्रोडक्ट बनाया तो स्टॉक में से मेरे 10 रुपये माइनस हो जाएंगे, लेकिन मैंने वो प्रॉफिट पर बेचा तो मुझे वो देगा 12 रुपये। तो कैश मेरा कितना आ रहा है? 12 रुपये। तो मैं कैश में ऐड करूँगी 12। तो ये 2 रुपये का इफ़ेक्ट कहाँ डालूँगी? क्योंकि इक्वेशन में तो हमें इफ़ेक्ट डालना होता है। तो ये 2 रुपये का क्या हो रहा है? मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। और ये 2 रुपये कहाँ चले जाएंगे? ये चले जाएंगे कैपिटल में। ठीक है, ये 2 रुपये कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। तो अब देखो क्या इफ़ेक्ट हो रहा है इसमें। इसमें आ रहा है पहला कि हमने गुड्स ख़रीदे कितने के? 60,000 के। इसको समझ लेते हैं। हमने गुड्स कितने के ख़रीदे? हम बेच रहे हैं ना 6th में। गुड्स जो बेच रहे हैं हम वो हैं 45,000 के। तो जो मैंने गुड्स बेचे उनकी अमाउंट है 45,000, और जो मुझे मिला पैसा वो कैश बेसिस पे मैंने बेचे। कितने के बेचे? 60,000 रुपये के। तो 45,000 के गुड्स बेचे तो एक तो स्टॉक हमारा क्या हो गया? कम हो गया। कैश में बेचे तो यानी कैश आएगा हमारे पास में। कितना आ जाएगा कैश? 60,000 आ जाएगा। तो 45,000 के गुड्स मैंने 60,000 में बेच दिए तो मुझे 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है, और इस प्रॉफिट को हम लिखेंगे कैपिटल में। ये चीज़ ध्यान में बिल्कुल रखनी है कि ये प्रॉफिट की हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसमें नहीं कंफ्यूज हो जाना बिल्कुल भी कि प्रॉफिट कैसे हो रहा है। देखो, मैंने जो सामान बनाया उसकी कीमत रही 45,000, लेकिन जब मैंने उनको 60,000 में बेच दिया तो वो प्रॉफिट हो रहा है मुझे 15,000 का। वो जाएगा किस में? कैपिटल में। अब इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं हम, इस ट्रांजैक्शन को। इसको रिकॉर्ड करेंगे। कैश कितना आया मेरे पास? 60,000। तो 60,000 प्लस कर दो। स्टॉक कितने का गया मेरे पास से? 45,000 का। माइनस कर दो। माइनस के लिए ब्रैकेट लगा दिया, प्लस। बाकी कहीं पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। प्लांट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, बैंक पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, फर्नीचर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, और यहाँ पर 1 लाख फर्नीचर का भी था, वो मैंने लिखा नहीं है। इज़ इक्वल्स टू क्रेडिटर कोई नहीं है, और हमारी कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कितने का? 15,000 का। ठीक है, अब क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसका टोटल कर देंगे। टोटल के लिए मैं आंसर देखना चाहूँगी कि पहले मेरे पास में कैश 1,05,000 था, अब 60,000 और आ गया तो 1,65,000 कैश हो गया टोटल। पहले मेरे पास स्टॉक 165,000 के थे, अब मैंने 45,000 के जब बेच दिए तो मेरे पास में स्टॉक बच गया है 1,20,000 का। प्लांट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, वो 3 लाख का ही है। बैंक पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, 5 लाख का ही है। फर्नीचर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, 1 लाख का ही है। क्रेडिट लायबिलिटी मेरी 3,20,000 की ही है, और मेरा कैपिटल पहले 8,50,000 का था। अब मैंने 15,000 का जो प्रॉफिट कमाया है वो ऐड करके मेरा प्रॉफिट जो हो जाता है, कैपिटल जो हो जाता है वो हो जाता है 8,65,000 का। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पर। तो अवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेज गुड्स कॉस्टिंग 80,000 वॉज सोल्ड ऑन क्रेडिट। राइट, क्या कह रही है हमारी ये नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? ये नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी कह रही है कि फिर से हमने गुड्स बेचे। राइट, हमने क्या किया? फिर से सेल किया। तो गुड्स कॉस्टिंग, ध्यान से देखना, वर्ड को अंडरलाइन कर लो, कॉस्टिंग। गुड्स की क्या है ये गुड्स की कॉस्ट है। और ये कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट होती है जिस पर हमने सामान को बनाया है।
कितने की कॉस्ट है? 80,000 की कॉस्ट है। ये 80,000 की कॉस्ट है, तो हमने इतने कॉस्ट के गुड्स बेच दिए। बेचेंगे तो ऑब्वियस से ज़्यादा पैसा मिलना है, तो वो बेचे हमने कितने के? 1,20,000 के। तो हमें प्रॉफिट कितने का हो गया? सीधा सीधा 40,000 का प्रॉफिट हुआ। अब हमें पता है ये प्रॉफिट हम कहाँ ऐड करेंगे? कैपिटल में ऐड करेंगे। कॉस्ट में से कितने गुड्स माइनस कर देंगे? कितनी अमाउंट के गुड्स माइनस कर देंगे? 80,000 के, क्योंकि स्टॉक में से 80,000 का सामान चला गया, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो गया। अब हमें मिला क्या? 1,20,000। वो इस बार हमें नहीं मिले। क्या हुए? हमें वो इस बार नहीं मिले, क्योंकि ऑब्वियस है हमें उधार पर भी तो एंट्रीज करते हैं ना अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में। तो वो हमें, क्योंकि 1,20,000 का सामान नहीं मिला जो, तो ऑब्वियस है कैश में तो हम कुछ लिख ही नहीं सकते, राइट? कैश तो हमारा आएगा ही नहीं। तो हमारा क्या बढ़ गए? मैंने तुम्हें एक टर्म बताई थी, डेटर। हम जिसको उधार पर सामान बेचेंगे वो हमारे डेटर्स होंगे। हमें वो फ्यूचर में ये डेटर्स पैसा देंगे, और ये क्योंकि हमें पैसा देंगे फ्यूचर में, तो इसीलिए ये हमारी एसेट्स होती हैं, राइट? तो 1,20,000 का इफेक्ट देखो, 3 अमाउंट्स देखनी है हमको। एक तो 80,000 का कॉस्ट के गुड्स चले गए, स्टॉक में से माइनस करनी 80,000। 1,20,000 जो हमको नहीं मिला इसके बदले में, वो हमारे डेटर्स हैं, एसेट्स में लिखना है। तीसरा, जो डिफरेंस है, प्रॉफिट जो हो रहा है, डिफरेंस क्या हो रहा है? हमें प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रॉफिट को हमें शो करना है कहाँ पर? कैपिटल में। कहाँ? लायबिलिटी साइड में, कैपिटल में। तो इफेक्ट डाल देते हैं हम इसका। 7th ट्रांजैक्शन, कैश में कुछ नहीं आया, 0। स्टॉक हमारा चला गया 80,000 का, 80,000 में से माइनस कर दो। प्लांट हमारे पास में 3 लाख का, ये कोई इफेक्ट नहीं है। बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं है, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब एसेट हमारी क्या बढ़ गई है? डेटर। इसे यहाँ लिखेंगे, डेटर कितने की आ रही है? 1,20,000 की। 1,20,000 जो पैसा फ्यूचर में हमको मिलेगा। ये लायबिलिटीज़ कोई इंक्रीज़ नहीं हो रही है। लायबिलिटी वो होती है जो हमें पे करना है किसी को, वो हमारी लायबिलिटी है। अगर कोई हमें पे कर रहा है वो हमारे डेटर होते हैं। कैपिटल में अगेन प्रॉफिट ऐड कर देंगे हम, कितने का? 40,000 रुपीज़ का। अब इसका टोटल कर देंगे हम, ठीक है? देखो इक्वेशन में हमें यही पता चल जाएगा कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। देखो ये साइड में क्या है? 1,20,000 का प्लस है, इस साइड क्या है? 80,000 का माइनस है। 1,20,000 में से 80,000 जब जाएंगे तो 40,000 बचेगा, और हमने इस साइड पर 40,000 का इफेक्ट शो किया हुआ है, राइट? तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैश हमारे पास में कितना है? 1,65,000 का है। स्टॉक कितना है हमारे पास में? 40,000 का है, बच गया। 3 लाख का प्लांट बचा हुआ है हमारे पास अभी। बैंक हमारे पास में 5 लाख रुपए का है। फर्नीचर हमारे पास में 1 लाख रुपए का है, और डेटर हमारे पास में 1,20,000 के हैं। तो इसको मैं लिख रही हूँ 1,20,000 इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा मैं इस साइड शो कर रही हूँ, 3,20,000 हो गया, और प्लस हमारे पास में ये हो जाएगा 9,05,000, राइट? एक बार मैं चेक कर लूँ इसको, क्रॉस चेक। 1 मिनट, क्या गलती आ रही है? ओह सॉरी, ये गलती है कि ये 125 है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे प्रॉफिट 45 आ जाएगा। जब यहाँ 45 आया तो यहाँ पे प्रॉफिट 45 ऐड हो जाएगा, तो ये 9,10,000 आएगा, और कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। यहाँ से क्या यहाँ से यहाँ पर 1,25 हमें रिसीव करना है फ्यूचर में, इसे देख लेना बस। नेक्स्ट पर मूव करें हम 8th पर, तो चेक इशूड टू सप्लायर ऑफ गुड्स वर्थ ₹35,000। अब इसने ये चीज़ क्या कह दी? चेक इशूड, एक एक टर्म को ध्यान से पढ़ो। चेक इशूड, चेक इशू किया गया, तो ऑब्वियस है तुम किसी को चेक अगर दे रही हो तो, है ना, तुम अगर किसी को चेक दोगी तो तुमने उससे कभी ना कभी फ्यूचर में पास्ट में परचेज़ किया होगा। तो तुमने किसको दे रही हो? सप्लायर को। सप्लायर कौन? जिसने तुमको गुड्स दिए थे। तो क्या कोई ऐसा सप्लायर है जिससे तुमने गुड्स परचेज़ किए हों उधार पे? तो मैं देखूं ज़रा यहाँ, तो हाँ एक ऐसा है 5th ट्रांजैक्शन में।
फिफ्थ ट्रांजैक्शन में जब मैंने गुड्स परचेज़ किए थे तो 80,000 के गुड्स मैंने कैश में परचेज़ किए थे और 35,000 35,000 के गुड्स मैंने उधार पर परचेज़ किए थे और इन्हीं उधार की पेमेंट मैं आज कर रही हूँ। ध्यान से देखना इस चीज़ को, आज कर रही हूँ 35,000 की पेमेंट। और ये पेमेंट किसके थ्रू कर सकते हैं हम, या तो चेक से या कैश से। तो हम इसमें कर रहे हैं किस चीज़ से, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। चेक के थ्रू जब पेमेंट होगी तो देखो, जो मेरी लायबिलिटी ऑलरेडी थी इन 35,000 की, राइट, जो मेरी ऑलरेडी लायबिलिटी थी इन 35,000 रुपये की, ये लायबिलिटी मेरी अब ख़त्म हो जाएगी। पहला इफ़ेक्ट, अब मुझे कोई 35,000 जो मेरे पुराने थे, क्रेडिटर थे, ये लायबिलिटी थी मेरी, अब मेरी ये लायबिलिटी नहीं रह गई, मुझे इनको पैसा नहीं देना है। दूसरा, क्योंकि मैं इनको पेमेंट कर रही हूँ चेक के थ्रू, तो ऑब्वियस है मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मेरे दो इफ़ेक्ट क्या हुए, मेरी लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, मेरा बैंक बैलेंस भी डिक्रीज़ हो रहा है। मेरी लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है फॉर 35,000 से, मेरा चेक जो मैं दूंगी उसको, वो बैंक से पैसा निकालेगा, वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर उस इफ़ेक्ट को शो करें अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में। 8th में कैश में कोई इफ़ेक्ट हुआ नहीं, स्टॉक में हुआ नहीं, प्लांट पे हुआ नहीं, बैंक पे हुआ, हाँ हुआ, 35,000 का मैंने चेक इशू कर दिया उसको, ठीक है। फर्नीचर पे हुआ, कुछ नहीं हुआ। डेटर्स पे हुआ, कुछ नहीं हुआ। इज़ इक्वल्स टू क्रेडिटर में जो हमने देखो यहाँ पर ये वाले जो क्रेडिटर ऐड किए थे, अब वही क्रेडिटर हमसे पैसा कभी नहीं मांगेंगे, वो हमारे ख़त्म हो गए, कोई इफेक्ट नहीं। अब टोटल कर दो, कैश कितना है मेरे पास में अब बचा हुआ, 1,65,000 है। स्टॉक कितना है, 40,000 है। प्लांट कितना है, 3 लाख है। बैंक कितना है, 5 लाख था, 5 लाख में से 35,000 चला गया, तो 1,265 बचना चाहिए। और मैं इसको एक बार देख लूँ, ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, 8th है, हाँ, 465 बच गया हमारे पास में। बैंक का बैलेंस 1,65, 40, 3, 465, 1 लाख रुपए का मेरे पास में फ़र्नीचर था और डेटर थे 1,25,000 के, राइट। यहाँ से 3,20,000 में से मैंने जब 35,000 की पेमेंट की तो मेरे 2,85,000 बैलेंस बचा है और यहाँ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आया, तो मेरी पूरी की पूरी अमाउंट एज इट इज़ आ जाएगी। अब 2 ट्रांजैक्शंस बचती हैं सिर्फ। पहली 9th मतलब चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग टू ₹75,000। चेक क्या किया, रिसीव किया कस्टमर से 75,000 का। तो ऑब्वियस है जब हम कभी उधार पर सामान खरीदते हैं तो सेम वैसे ही हम उधार पे सामान बेचते भी हैं। तो जब हम उधार पे सामान बेचेंगे तो वो फ्यूचर में हमें पैसा देंगे भी। तो यहाँ पर हम जो उस फ्यूचर में पैसा ले रहे हैं वो चेक के थ्रू ले रहे हैं। तो किससे ले रहे हैं, उस कस्टमर से ले रहे हैं 75,000 की जिसने हमसे परचेज़ किया था 75,000 का। तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन थी, देखो वो 7th ट्रांजैक्शन थी। 7th ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है कि गुड्स कॉस्टिंग 80,000 वॉज सोल्ड। हमने 80,000 रुपये के गुड्स बेचे, लेकिन 1,25,000 में, लेकिन वो उधार पे बेचे थे। तो उसी में से, ये नहीं है कि हर कोई पूरा पैसा एक साथ लौटा सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसने 1,25,000 में से फ़िलहाल सिर्फ हमको 75,000 ही दिया है, राइट। उसने सिर्फ हमको 75,000 रुपये ही दिए हैं, तो हम इन 75,000 को ही रिकॉर्ड करेंगे। तो क्योंकि उसने वो हमको चेक के थ्रू दिया है, तो आराम से समझना, क्योंकि वो उसने हमको चेक के थ्रू दिया है तो हमारा चेक इंक्रीज़ हो जाएगा, बैंक इंक्रीज़ हो जाएगा। कैश में कोई इफ़ेक्ट नहीं है, स्टॉक हमारा ज़ीरो है, राइट। प्लांट हमारा, अच्छा मैं तुम्हारी फैक्ट बता दूं, क्योंकि हम रिसीव करेंगे, फ्यूचर में रिसीव हो रही है ये अमाउंट और उससे हो रही है जिसको हमने उधार पे सामान बेचा था, हमारा डेटर था एक। तो हमने जब उसको उधार पर सामान बेचा था 1,25,000 का, उसमें से वो सिर्फ हमको अभी 75,000 दे रहा है। तो जब हमने उसको उधार पर सामान बेचा था तब वो हमारा क्या हुआ था, डेटर हो गया था। देखो यहाँ पे लिखा था 1,25,000 का जब हमने उसको उधार पे सामान बेचा तो वो हमारा डेटर था, डेटर तब हमारे बढ़ गए थे।
अब वो जब हमें इसमें से 75,000 रुपये दे देगा तो हम उससे 75,000 दोबारा थोड़ी मांगेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये 75,000 के जो हमारे डेटर हैं ये कम हो जाएंगे। और दूसरा इफ़ेक्ट क्या हुआ, उसने हमें क्या दिया, चेक दिया, तो चेक हमारा बढ़ गया, यानी बैंक बढ़ गया। इफ़ेक्ट को पोस्ट करो। कैश में कोई इफ़ेक्ट नहीं, स्टॉक में कोई इफ़ेक्ट नहीं, प्लांट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। बैंक हमारा बढ़ गया है 75,000 से। फर्नीचर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। और डेटर, ये वाले डेटर हमारे 75,000 से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इज़ इक्वल्स टू 0 प्लस 0। अब देखो इक्वेशन के इस साइड कोई इफ़ेक्ट नहीं है। ओ गॉड, एक चीज़ गलत हो गई, ये ब्रैकेट नहीं बनेगा। ये ब्रैकेट क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो इंक्रीज़ हो रहे हैं ना, पैसा आ रहा है ना हमारे पास में, ठीक है। बस ये मिस्टेक हो गई थी, अब इसको ध्यान से देख लेना। तो क्या होगा, अब इफ़ेक्ट देखो, कैश हमारे पास 1.65 ही है, स्टॉक हमारे पास 40,000 का है, प्लांट हमारे पास 3 लाख का है, बैंक हमारे पास में कितने का हो जाएगा। अब देखो, पहले हमारे पास में 4,65,000 का था, अब 75,000 और आ गए, तो 5,40,000 का हमारे पास में बैंक हो गया है। फर्नीचर हमारे पास में 1 लाख का है। इसमें पता है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम 1-2 अमाउंट को क्या कर दें, मिस कर दें। बहुत ध्यान से करना है, इसीलिए हमेशा हमेशा ऑलवेज़ लैंडस्केप ही फॉलो करना है, ठीक है। ऐसे लिखना है हमेशा पेज में, एग्ज़ाम भी देना है तब भी ऐसे ही फॉलो करना है। ये मैंने ऐसे ही कर दिया आज तो। अब 1,25,000 हमारे डेटर थे, उसमें से 75,000 माइनस कर दो तो बचेगा कितना हमारे पास में, 50,000 का। लायबिलिटीज़ हमारे पास में कितने की हैं, 2,85,000, और प्लस हमारे पास में कैपिटल कितना है, 9,10,000। गेट इट। अब जो हमारा लास्ट बच रहा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पहले थ्योरी समझो तुम। मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी पहले, एक वर्ड बताया था, एंड द वर्ड इज़, इसको पर्पल से करते हैं, ड्राइंग्स, DRAWINGS, ड्राइंग्स। व्हाट इज़ दिस, ध्यान से समझना। देखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने बिज़नेस में से कभी भी अपने यूज़ के लिए कभी कोई पैसा ना निकालें, राइट। तो बिज़नेस में, जैसे इस बैंक में बिज़नेस का पैसा रखा हुआ है, बैंक में क्या रखा हुआ है, बिज़नेस का पैसा रखा हुआ है। ध्यान से समझना, कोई ज़रूरी नहीं है बैंक की हो, तो हम उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। हम इसमें से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, जो हम पैसा निकाल रहे हैं उसको विड्रॉ बोलते हैं। तो जो हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, अगर वो पैसा हम बिज़नेस के पर्पस के लिए निकाल रहे हैं, बिज़नेस के पर्पस के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, तो ठीक है, राइट। तो सीधा बैंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट अगर हम पैसे को बिज़नेस पर्पस के लिए नहीं, अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सपोज़ करो किसी को अपने बच्चों की फ़ीस जमा करनी है, वो बिज़नेस में से पैसा निकाल कर जमा कर देता है क्योंकि उसके पास में खुद का कोई अभी इनकम नहीं है। तो उस केस में वो जो पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा निकाला गया है और बिज़नेस में से वो पर्सनल यूज़ का पैसा ही ड्राइंग्स कहलाता है। एक तरह से एक टर्म है ये, इसको ऐसे ही समझना, A फॉर एप्पल, ड्राइंग्स उसको नाम दे दिया गया है, राइट। तो ये ड्राइंग्स कहलाएगी जब भी पर्सनल पर्पस का एक्सपेंस हो। तो वर्ड क्या हम यूज़ करेंगे, ऑलवेज ड्राइंग्स, और S भी लगाना है। तो अब देखो, ड्राइंग्स हमने निकाल, मतलब क्या हुआ, अब इसमें ट्रांजैक्शन क्या कह रही है लास्ट वाली, विदड्रॉन, यानी पास्ट में कोई निकाला गया है, बाय ओनर, ओनर के द्वारा, मालिक ने पैसा निकाला है, फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए। कितने निकाल लिए उसने, 25,000 रुपये निकाल लिए उसने। तो दो इफ़ेक्ट क्या पड़े, देखो, एक तो हमारा क्या कम हो गया। देखो, इसने ये मेंशन नहीं किया है कि ये कहाँ से पैसा निकाल रहा है, कैश निकाल रहा है या बैंक से पैसा निकाल रहा है, तो हम कैश ही मान लेंगे। तो एक तो हमारा कैश कम हो गया है, कितने रुपए से, 25,000 रुपये से। दूसरा क्या कि उसने, जब हम, देखो आराम से समझो, जब हम बिज़नेस में पैसा लगाएंगे, राइट, जब हम बिज़नेस में पैसा लगाएंगे तो हमारा क्या इंक्रीज़ हुआ था, कैश इंक्रीज़ हुआ था, और वो कैश हमने कहाँ डाला था, वो डाला था हमने कैपिटल में, राइट। तो हमारा कैश इंक्रीज़ हो गया था, कैपिटल इंक्रीज़ हो गया था।
अब जब हम बिज़नेस में से पैसा निकालेंगे पर्सनल यूज़ के लिए तो कैश कम हो जाएगा और कैपिटल कम हो जाएगा, राइट। इन्हीं दोनों पर इफेक्ट पड़ेगा। तो कैश में से 25,000 कम हो गए, कैपिटल में से 25,000 कम हो गए, तो एसेट डिक्रीज, लायबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। सो इफेक्ट डाल दो यहाँ पर। ये हमारी 9th थी, ये हमारी 10th है। कैश में से कम हो गया है 25,000, ब्रैकेट बना दो। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं है, प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं है, बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं है, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं है, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्रेडिटर्स 0, कैपिटल में से 25,000 हमारे कम हो गए। अब इसको टोटल कर दो ज़रा। 1,40,000 बचा हमारे पास में कैश, प्लस 40,000 बचा हमारा स्टॉक, 3 लाख की बची हमारे पास में प्लांट एंड मशीनरी, 5,40,000 का हमारे पास में बैंक में बैलेंस है, 1 लाख का हमारे पास में फर्नीचर है, डेटर्स हमारे पास में 50,000 के हैं, ये कॉमा है, और 2,85,000 का हमारे पास में क्रेडिटर्स है, और 9,10,000 में से 25,000 माइनस करेंगे तो 8,85,000 ऐसा कुछ बचेगा, राइट। लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में हमें हमारी एसेट्स कहाँ पर हैं, हमारी एसेट्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। इन सबको टोटल जब हम करेंगे तो वो अमाउंट आएगी 11,95,000। ये इज इक्वल्स टू का साइन है, और हमारी लायबिलिटीज़ इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितनी आएगी, 8 + 2 10 + 1 11,95,000, राइट। तो ये क्वेश्चन अगर मैच कर गई तो हमारा समझो सारा आंसर सही है, और ये बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये क्वेश्चन आ सकता है, जितना भी मैक्सिमम होता है 6 मार्क्स 8 मार्क्स। और सही ये होगा कि बिल्कुल लास्ट में जाकर हमें टोटल करने के बजाय हम यहाँ पर भी मैच करते रहें, जैसे फर्स्ट के बाद सेकंड, तो इनको मैच कर लो पहले, राइट। ये सही आ रहा है क्या। उसके बाद देखो सिक्स्थ ट्रांजैक्शन के बाद ये टोटल हुआ, तो ये टोटल का मतलब क्या है, ये सब का टोटल है, तो इन टोटल को